दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेरफेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, मेरा आज का सवाल आपको कुछ अजीब सा लग सकता है, लेकिन मैं इस सवाल को उठाऊंगा जरूर। और मेरा आज का सवाल है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस के भीतर से कोई चुनौती दे रहा है? दोहरा रहा हूं, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई व्यक्ति कांग्रेस के भीतर से चुनौती दे रहा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो मैं यह जानना, समझना और समझाना चाहता हूं कि वह शख्स कौन है। जाहिर है कि राहुल के पांव कांग्रेस के भीतर इतने जम चुके हैं कि उन्हें आकस्मिक किसी विस्फोट की तरह कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई चुनौती है भी, तो वह धीरे धीरे पार्टी के भीतर राहुल के समांतर अपनी शख्सियत खड़ा करने में लगी हुई है। और अगर यह शख्सियत ऐसा कर रही है, तो उसे किसका समर्थन मिल रहा है? वे कौन सी ताकतें हैं जो उसे ऐसा करने के लिए जमीन मुहैया करा रही हैं? क्या वे ताकतें पार्टी के भीतर की हैं, या उनका ताल्लुक पार्टी के बाहर की शक्तियों से भी है? यहां मैं साफ कर देना चाहता हूं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और फिर बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मैंने ही स्पष्ट रूप से कहा था कि अब राहुल के लिए पार्टी के भीतर किसी किस्म की चुनौती नहीं रह गई है। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं के कारण मैं भी अपनी इस राय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुआ हूं। दोस्तों, कहना ना होगा कि मामला नाजुक है। कांग्रेस के आला कमान कमान में कुल जमा 4 लोग हैं। राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इन 4 के वर्चस्व के तले ही कांग्रेस चल रही है। इनमें 3 एक ही परिवार के हैं और समझा जाता है कि तीनों में गहरी आपसी समझदारी भी है। खड़गे जी की बुजुर्गियत और तजुर्बे को अपने साथ जोड़ते हुए ये सब मिलकर 100 लोकसभा सांसदों वाली देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का संचालन कर रहे हैं। पहली नजर में यह व्यवस्था बहुत आरामदायक और आश्वस्तिकारक लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करना, ऐसा समझना एक भूल हो सकती है। एक परिवार का सदस्य होने के बावजूद आपसी प्रतिद्वंद्विता भी खूब होती है। ऐसा हो सकता है कि पार्टी में कोई एक ही परिवार का दूसरा सदस्य समांतर रणनीति पर काम कर रहा हो। लालू यादव परिवार के बीच बिहार का चुनाव हारने के बाद जो आपसी लत्याव हुआ, उसने हमारे सामने एक बदसूरत नजारा पेश किया है। मुलायम परिवार ने भी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह का नाखुशगवार दृश्य पेश किया था, जिसमें उपरा की राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवार में यह झगड़ा मंच पर चल रहा था। उस समय मैं आज तक चैनल पर बैठा हुआ उस पर टिप्पणियां कर रहा था। मंच पर मुलायम भी मौजूद थे और उनके बेटे, भाइयों और अन्य परिजन एक दूसरे को जिन शब्दों में याद कर रहे थे, वे आज दोहराने काबिल नहीं है। हम लोग देख चुके हैं कि तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटों के बीच उत्तराधिकार की जंग कैसे लड़ी गई थी। अंत में उसमें एम के स्टालिन जीते, लेकिन उनकी अंतिम जीत से पहले भाइयों के बीच बड़े बड़े दांव घात खेले गए। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ऐसा कोई भद्दा नजारा कांग्रेस के भीतर नहीं दिखने वाला है। लेकिन जब राजनीतिक प्रतियोगिता साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो, उसकी शिनाख्त न की जा पा रही हो, तो जरूरत इस बात की होती है कि उसे और ध्यान और बारीकी से और नजदीकी निगाह से देखा जाए। यह बेआवाज प्रतियोगिता बड़ी घातक होती है। मुझे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर यह बेआवाज प्रतियोगिता इस समय हो रही है। ऐसा लगता है कि कम से कम उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। दोस्तों, कई राजनीतिक प्रेक्षकों ने नोटिस किया है कि इस समय राहुल की बहन प्रियंका गांधी काफी सक्रिय है। सक्रिय होना अच्छी बात है, वह नेता ही क्या जो सक्रिय ना हो, लेकिन प्रियंका कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। और न केवल यह बल्कि यह भी कि वे उन मुकामों पर सक्रिय हैं जहां उन्हें देखकर सवाल उठने लगते हैं। कम से कम 2 घटनाएं इसकी ओर इशारा करती हैं। पहली, प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात। कौन नहीं जानता कि प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी की आलोचना के लिए काफी कड़े शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया था। इस मामले में वे भाजपा वालों से पीछे नहीं रहे। और दूसरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चाय पार्टी में प्रियंका की मौजूदगी और भाजपा के मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी सोहबत। प्रियंका की इन 2 सक्रियताओं को डिकोड करना जरूरी है।
ये पूछना जरूरी है कि क्या प्रियंका और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात कांग्रेस आलाकमान की किसी सुचिंतित योजना के तहत हुई थी? और क्या ओम बिड़ला की चाय पार्टी में प्रियंका की मौजूदगी को आलाकमान के बाकी 3 सदस्यों की सहमति प्राप्त थी? आखिर प्रियंका की ये दोनों गतिविधियां हमसे क्या कहती हैं? इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर होगा कि हम प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन का एक जायजा ले लें। मैं उनके कुल राजनीतिक जीवन को 3 हिस्सों में बांट कर देखता हूं। पहला हिस्सा वह है जब वे अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी मां और भाई के चुनाव प्रबंधक की भूमिका निभाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से किया। इसमें कभी कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। एक तरह से वे लंबे अरसे तक यह जिम्मेदारी निभाते हुए स्वयं को बड़ी राजनीतिक भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस व गांधी परिवार के प्रशंसकों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी। उन्हें प्रियंका में कई संभावनाएं दिखती थीं। उनमें कोई इंदिरा गांधी की छवि देखता, कोई कहता कि जिस दिन प्रियंका राजनीति में लॉन्च की जाएंगी वह दिन कांग्रेस के लिए बड़ा चमकदार दिन होगा। यह कहा जाता कि कार्यकर्ता उन्हें पसंद करते हैं, वे अच्छा भाषण देती हैं और उनकी शख्सियत में करिश्माई पहलू है। कुल मिलाकर इस वक्त तक वे बंद मुट्ठी की तरह थीं और उनके प्रशंसकों को उम्मीद थी कि जब यह मुट्ठी खुलेगी तो लाख की साबित होगी। वह मुट्ठी खुली और प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन का दूसरा दौर शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि उस मुट्ठी में से क्या निकला। प्रियंका गांधी को ओपरा की राजनीति में लॉन्च किया गया। पूरे दिन टीवी पर लोगों ने वह नजारा देखा। मैं भी उन टीवी टिप्पणीकारों में से एक था जो कई घंटे तक प्रियंका के लॉन्च पर चर्चा कर रहा था। उम्मीद थी कि वे उस दिन जोरदार भाषण देंगी, पर ताज्जुब की बात रही कि उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। राहुल भी थे उस कार्यक्रम में। वे कुछ बोले, कुछ दूसरे नेता बोले। प्रियंका अपना पल्लू संभालती रहीं, कार्यकर्ताओं को देखकर अपना हाथ हिलाती रहीं, मुस्कुराती रहीं। कार्यकर्ता उत्तेजित होकर उनके इर्द गिर्द रोड शो में जम के नारे लगाते रहे। बहरहाल कार्यक्रम सफल रहा, खूब चर्चे हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह देखने और समझने की बात है। यहां से प्रियंका के राजनीतिक जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। एक पार्टी रणनीतिकार और नियोजक के तौर पर उनकी भूमिका के आईने में हमने उनका कौन सा रूप देखा। प्रियंका ने पंजाब में कांग्रेस के संकट को किस प्रकार निपटाया, यह इतिहास सभी को पता है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी नापसंद करती थी। उनकी जगह उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाया, जो आजकल टीवी पर कॉमेडी किया करते हैं। प्रियंका की इस पसंद ने पूरी पार्टी का भट्टा बैठा दिया। अमरिंदर अपनी पत्नी के साथ भाजपा में चले गए। सिद्धू को जनता ने खारिज कर दिया। बेअदबी वाले मामले में अकाली दल की साख गिरने और कांग्रेस द्वारा की गई स्वयं की दुर्गति से जो खाली जगह पैदा हुई उसे आम आदमी पार्टी ने भरा। आप पार्टी ने अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का मनी मन शुक्रिया तो जरूर ही अदा किया होगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने स्वयं नेतृत्व दिया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का आकर्षक नारा दिया। लगा कि वे कुछ कर दिखाएंगी, लेकिन कांग्रेस की अभूतपूर्व हार हुई। अभूतपूर्व। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने राजीव शुक्ला को ट्रबल शूटर बनाया। इसका नतीजा यह निकला कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बची। एक तरह से देखा जाए तो बिकते बिकते बची। राजनीतिक रणनीतिकार और प्रबंधक की अपनी इस विचित्र भूमिका के दौरान प्रियंका के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने एक और काम किया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका की लॉन्चिंग के बाद से वे दिल्ली के मीडिया सर्कलों में और राजनीतिक दायरों में कानाफूसी करते हुए घूमने लगे। वे फुसफुसाते हुए सुने गए कि राहुल गांधी को अगर सोनिया गांधी 2009 की जीत के बाद राजनीति में लॉन्च न करती तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल न हुआ होता। राहुल ने जिस तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सरेआम अपमान किया, उससे मोदी को यह दावा करने का मौका मिला कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री कमजोर था, उसकी अथॉरिटी को कल का लड़का चुनौती दे रहा था और उसके मुकाबले देश को मोदी ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। यह कानाफूसी करने के बाद ये लोग ये भी कहते थे कि दरअसल कांग्रेस का भविष्य तो प्रियंका जी के हाथ में है। दोस्तों, प्रियंका के राजनीतिक जीवन का तीसरा दौर तब शुरू हुआ जब वे वायनाड से सांसद बनी। उन्होंने संसद में कुछ अच्छे भाषण दिए। हाल ही में वंदे मातरम पर हुई बहस के दौरान उन्होंने एक शानदार वक्तव्य दिया। मोदी जी की बातों का तथ्यात्मक खंडन किया। प्रभु चावला ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो किसी भी तरह से कांग्रेस के समर्थक नहीं है, तक को कहना पड़ा कि प्रियंका ने अपना डंका बजा दिया है। लेकिन जब सभी लोग प्रियंका की वक्तृत्व शैली की प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय उनकी कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आने लगीं
जिन पर सवाल खड़े होने लगे। अब मैं फिर अपने उसी सवाल पर लौटता हूं कि क्या प्रशांत किशोर से प्रियंका की मुलाकात कांग्रेस आला कमान द्वारा निर्णीत रणनीति का हिस्सा थी? क्या ओम बिरला के यहाँ चाय पार्टी में उनके जाने के पीछे आला कमान की सहमति थी? प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच जब अलगाव हुआ था तो बड़ी कड़वाहट पैदा हुई थी। फिर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर द्वारा की गई राहुल के बारे में निंदात्मक टिप्पणियां लोग अभी भूले भी नहीं थे कि प्रियंका से उनकी मुलाकात के चर्चे होने लगे और प्रियंका के सर्किल वालों ने उड़ाना शुरू कर दिया कि प्रशांत किशोर तो कांग्रेस में अपनी स्वराज पार्टी का विलय करने वाले हैं और उनके आते ही उत्तर प्रदेश, केरल और बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी उनके रणनीति कुशल हाथों में थमा दी जाएगी। ओम बिरला की पार्टी में प्रियंका की सक्रियता पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। दरअसल इस गतिविधि पर आपत्ति का बड़ा कारण यह है कि भाजपा अपने खिलाफ खड़े राजनीतिक परिवारों पर घात लगाए बैठी रहती है। वह परिवार के किसी महत्वाकांक्षी सदस्य पर खामोशी से अपना हाथ रख देती है। मुलायम परिवार में उसने शिवपाल पर हाथ रखा था। लालू परिवार में उसने तेज प्रताप पर अपना हाथ रखा था। पवार परिवार में उसने अजित पवार पर अपना हाथ रखा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वह गांधी परिवार में प्रियंका गांधी पर अपना हाथ रखने की जुगाड़ में है और प्रियंका की असावधानियां भाजपा को ये मौका दे रही हैं। मेरा मानना है कि प्रियंका की ये दोनों पेशबंदियां किसी न किसी रूप में पार्टी के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व को कमजोर कर सकती हैं। अगर इन पेशबंदियों से एक ऐसी रणनीति निकली जो राहुल गांधी की रणनीति के समांतर है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का नेतृत्व कमजोर होगा। उसके लिए राहुल और प्रियंका को सार्वजनिक मंच पर आपस में लड़कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टी के भीतर प्रियंका स्वतंत्र रूप से ऐसे निर्णय ले सकती हैं जिन पर आला कमान के बाकी 3 सदस्यों की स्पष्ट सहमति नहीं है, तो सवाल पैदा होगा कि राहुल के नेतृत्व के समांतर क्या उनकी बहन की शख्सियत तो नहीं उभर रही है या उभारी जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस के भविष्य पर खतरे का साया है। भाजपा देश में एक ही नेता से घबराने लगी है और वो है राहुल गांधी। भाजपा हर खुली या खुफिया कोशिश करेगी कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल को दोबारा खोलने की। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आला कमान के बाकी 3 सदस्यों की होगी। उन्हें प्रियंका से पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर से और प्रशांत किशोर उनके बीच क्या पक रहा है और वे ओम बिरला की पार्टी में किस हैसियत से गई थी। वे किसी सदन में कांग्रेस की नेता नहीं है, वे उपनेता भी नहीं है। जब नेता और उपनेता दोनों मौजूद हैं तो तकनीकी रूप से उन्हीं में से किसी को भाजपा के अधिकृत निमंत्रण में जाना चाहिए था। जो भी हो, अभी शुरुआत है, परिस्थिति अभी बिगड़ी नहीं है। इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, इससे पहले कि राहुल के समांतर कांग्रेस में कुछ पकने लगे, सोनिया जी और खड़गे जी को इस परिस्थिति को संभालने के लिए पहलकदमी लेनी होगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।